पार्लियामेंट जो है उन्होंने वोट करा है रशिया में कि वो फ्रेंडशिप ट्रीटी को एक्सेप्ट करें विद यूक्रेन एंड उनके दो हिस्से बन जाएं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दैट्स व्हाट टोटल क्रस्ट केस के हमारे इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब शायद शांति हो जाए, क्योंकि रशिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा होती है, ऐसे वहाँ पर भी है अपर हाउस और लोअर हाउस में उसके एक्सेप्टेंस हुआ है इस मत पे कि उनके दो हिस्सों को अप्रूव कर दिया जाए और फिर युद्ध की नीति, शायद युद्ध की जरूरत ना पड़े। However, spokesman from Kremlin says that he does not know if Russian military have already reached the border. उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि अभी क्या स्थिति है। ये वहीं के हैं रशिया के साथ। उनका कहना यह है कि मुझे नहीं पता कि अभी क्या स्थिति है, फौज वहाँ पहुँची है नहीं पहुँची है, इस सबसे कोई मतलब नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो चल रहा है आज दिन में रशियन करेंसी मद्देनजर यूक्रेन की लड़ाई झगड़े के नतीजे की वजह से रशिया की जो करेंसी है रूबल भयंकर रूप से नीचे गिरी हुई थी, 2 ढाई 3% तक 2.5% तक नीचे चली गई थी, जो कि अब वापस नॉर्मलाइज हो गई है, प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पे शायद शांति की स्थापना होती दिख रही है। तो हो सकता है कि ये उसी का कारण हो, हालांकि अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ के तहत में जो अपना बोरिस जॉनसन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अभी तक यूएस के चल रहे थे, अब यूके के भी प्रधानमंत्री जी ने धमका दिया है कि अवर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया विल बी सीवियर। अगर हम करते हैं कुछ तो हम जो पाबंदियां लगाएंगे वो काफ़ी खतरनाक होंगी एंड विल इंक्रीज इन एन इन्वेजन इफ इन्वेजन ऑफर्स। मतलब अगर उन्होंने फिर उसके बाद युद्ध करने की कोशिश करी, अभी तो वो लगा देंगे, कुछ नीतियाँ बना देंगे जिससे कि रशिया को नुकसान होगा या रशिया का धंधा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें उनको बनानी है वो करने के लिए तैयार हैं, वो बोल रहे हैं उसको बहुत जल्दी सेंक्शन कर देंगे। और अगर रशिया ने उस पर हमला किया यूक्रेन पे, इन्वेजन मतलब उसको कब्जा करने की कोशिश करी, तो वो और भी सख्त कदम उठाएंगे। अ पैकेज ऑफ इंटरनेशनल मेजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। वो फिलहाल कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मेजर्स के लिए एक पैकेज, मतलब क्या कहते हैं उसे, हमारे यहाँ भी चलता है जो एक पैसा अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे किसानों के लिए पैकेज आ गए, है ना, रेलवे के लिए पैकेज आया, बैंक्स के लिए पैकेज आया, बैंक्स के बैड डेब्ट्स के लिए पैकेज आया, ऐसे वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक पैकेज वो तैयार करेंगे इमीडिएटली, जिसे इम्प्लीमेंट कर देंगे अगेंस्ट रशिया, ऑल्सो टारगेटिंग दोज इन रशिया चल, उसके तहत में जिनके जो लोग रशिया में फंसे हैं उनके लिए भी जो कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। खैर ये सब न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन की, जिससे कि ये पता चल रहा है अभी कि अभी भी शांति स्थापित नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो ये दर्शा रही है कि शायद अभी भी बातचीत जारी है। तो युद्ध अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। आप जैसा चाहें वो देख सकते हैं, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरी नज़र में इसका मतलब ये है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा वो अभी भी नहीं पता है, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा, ये लग रहा है। अगर होना भी है तो शायद कुछ टाइम बाद हो। अभी फ़िलहाल तो और चीज़ें बाकी हैं, यानी कि बातचीत हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, रशिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, वोट कर दिया है उनके फेवर में, अपर हाउस भी शायद कर दे, हो सकता है कल को क्या हो पता नहीं। बट अभी फ़िलहाल जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये वो तो पॉजिटिव दिख रही है, और हमारी मार्केट में भी बिफोर द एंड ऑफ द मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई दी। हो सकता है ये उसी वजह से हो, क्योंकि मार्केट में एक कहावत बहुत मशहूर है कि मार्केट को सबसे पहले पता लगता है, मुझको, आपको, इन्वेस्टर को, रिटेलर को, बला 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 बला, न्यूज़ चैनल आदि इत्यादि को, सबको बाद में पता चलता है। मार्केट को सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता चलता है। तो हो सकता है जो आज गिर कर मार्केट उठी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट भी किया था, उसी का नतीजा हो। हालांकि बाद में आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे फिर से मार्केट गिर गई। वी विल टॉक अबाउट इट अभी चार्ट पे जाएंगे तो। अच्छा, उसके बाद मार्केट के बारे में जो नई बड़ी खबरें हैं रशिया और यूक्रेन को छोड़ते हुए आगे मूव करते हैं। आफ्टर द इनिशियल फॉल ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स रिकवर्ड फॉर मोर देन 1%। यही जो बात मैं कर रहा था, ऊपर की खबरों की वजह से नतीजे आए होंगे, मार्केट सब जानती है। तो इनिशियली जो मार्केट गिरी थी उसमें सारे सेक्टर्स में फॉल आया था, 2-2% 3-3% का, कुछ में से भी ज़्यादा आया था। और उसके बाद जितने भी सेक्टर गिरे थे, जितना वो गिरे थे, उस उसके हिसाब से वो वहाँ से अपने लो से 1% तो ऊपर सारे सेक्टर उठे हैं। मतलब वो जो रिकवरी आई है वो 1% मिनिमम थी सभी सेक्टर्स में। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सेप्ट फॉर द रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में एक्सेप्शन था, उसमें वापस जो रिकवरी नहीं आ पाई है, तो ये एक अच्छा साइन है। कल अगर आप खेलना चाहें तो रियलिटी सेक्टर पर नजर रखिएगा। अगर ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है ना, तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी सेक्टर जिसके भी शेयर अभी तक नहीं चले हैं, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे शेयर चले हैं। इस पर खैर हम बाद में बात करेंगे। ये तरीका बता रहा हूँ, दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई द सेक्टर्स एंड शेयर्स के कल अगले दिन मुझे किन में ट्रेड करना है। तो आज अगर ऐसा है कि सारे उठ गए हैं और रियलिटी नहीं उठा है, तो पहला, कल मैं कोशिश करूँगा देखने की कि क्या रिकवरी कंटिन्यू रहती है। अगर हाँ, तो क्या ऐसे कुछ शेयर हैं रियलिटी सेक्टर के जो अभी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से उनका बाउंस बैक बनता है, या किसी खतरनाक सपोर्ट या पाइवट पॉइंट पे हैं, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर वही मेरा रूल जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कन्फर्मेशन कैंडल बहुत ज़रूरी है। मैं 10-15 मिनट देखता हूँ, पहली कैंडल वो देती है कि भाई हाँ इसको बाय कर लो, तो उसके बाद मुझे उसकी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है। ऐसा ना हो कि धोखा और रिवर्सल हो जाए। मैं आमतौर में 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे का चार्ट पे ट्रेड करता हूँ इंट्राडे। तो उस पर मैं एक कैंडल या दो कैंडल पे काम करता हूँ। पहली कैंडल, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सेकेंड कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल। जब ये दोनों आ जाती हैं, तब आई वेट फॉर एक छोटा सा डिप, जहाँ कहीं भी आती है। एज अ रूल, कैंडल्स का एक रूल होता है, मैं उस रूल को फॉलो करते हुए चलता हूँ। यू नो पिछली कैंडल से अगली कैंडल हमेशा उसके 1/3 हिस्से को तो टच करती ही करती है। दैट्स अ रूल। खैर इसकी एक बड़ी स्टडी है, मैं कभी टीचिंग या कोचिंग करूँगा तो उसमें मे बी आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। तो उसका इंतजार करता हूँ, और फिर जब वो वहाँ आती है तो मैं बाय करता हूँ। सो दैट्स व्हाट आफ्टर टू कैंडल्स, दैट्स हाउ आई ट्रेड। सो कल का सेक्टर मेरे लिए रियलिटी मेन होगा, हालांकि बैकिंग पे भी मैं नज़र रखे हुए हूँ। ओके, फर्दर मार्केट्स में इम्पैक्ट डालने वाली जो खबरें आई हैं, वो हैं पीएमओ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि सेटअप रोड मैप टू अचीव अ टारगेट ऑफ अप टू 20% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन बाय 2025। मतलब हमारे पेट्रोल में एक मिक्सिंग होती है जिसे एथेनॉल एथेनॉल कहते हैं, जो कि शुगर केन सेक्टर से आता है, शुगर सेक्टर से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा पैकेज फॉर शुगर इंडस्ट्रीज भी था। अभी पीछे मार्केट में शुगर्स पे जो चेंज आया था वो इसी की वजह से आया था, जिसमें एथेनॉल वो बनाते हैं या उसका बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली बनता है। जब चीनी बनाते हैं, अगर में शुगर केन में काम करते हैं, तो उसमें जो बचता हुआ प्रोडक्ट है, वेस्ट होता है जो उसका, वो एथेनॉल की तरह होता है, और उसको प्यूरीफाई कर लिया जाए तो उसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। वो ईंधन का काम करता है, और ये हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ ही बहुत सारी जगह पे होता है। इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द लास्ट ones टू एक्चुअली डू इट इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसको अभी फिलहाल मेरे ख्याल से शायद 7-8% पे, 5-7% पे, या 10% से नीचे ही है। उसको 20% तक ले जाना है बाय 2025। ये पीएमओ इंडिया ने कहा है, और इसके लिए एक सेटअप हो गई है काउंसिल भी, जो हमेशा की तरह होती है। उसकी मीटिंग भी इनफैक्ट कल शाम की कॉल कर ली गई है। सो होपफुली दैट विल इम्पैक्ट। पेट्रोल में हमारा बुरा हाल है, वी नो दैट। कल हमने डिस्कस करा था, क्रूड इज नॉट स्टॉपिंग एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बहुत ऊपर जा चुका है इस समय। सो दैट इम्पैक्ट्स आवर इकोनॉमी। दैट्स द मेजर डेंट ऑन आवर इकोनॉमी। क्रूड प्राइसेस अगर हिलते हैं तो कोई भी सरकार उसे बचा नहीं पाती है, और नीचे गिरे तो कोई सरकार उसका फायदा उठा सकती है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको बहुत डेंट पड़ता है। तो वी आर इन द कंडीशन विच इज दो इट इज स्टिल लिटिल लेस देन व्हाट इट वाज एट द टाइम मनमोहन सिंह थे, तो वो तो $150 पर बैरल चला गया था। अभी फिलहाल वहाँ से दूर है, 70-75 का तो चल रहा है, तो 90 तक समझिए अभी है। बट स्टिल पिछले करीब 6 महीने में अच्छे से 30-40% बढ़ चुका है। 4,000 का वो चल रहा था, 4,500, 4300 रुपये, 4,300 रुपीज़ का एक फ्यूचर चल रहा था 3 महीने पहले, जो कि अब 7,000 को छू रहा है, 6,900, सॉरी। एनीवेज, अगर ये हो जाता है तो हमारा जो बजट का फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको, डेब्ट है, वो कम हो जाएगी, जिसे कम करने की शुरू से कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिलहाल सरकार ने काफ़ी सारी कंपनियों को भेज दिया है उसको पूरा करने के लिए या फिल करने के लिए। बट अगर ये हम कर पाते हैं तो दिस विल इन लॉन्ग रन में भी इम्पैक्ट इकोनॉमी। खैर एनी, ज्ञान नहीं बांटना है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। मोटोकॉप जॉइंस हैंड विद बीपीसीएल, भारत पेट्रोकेमिकल्स के साथ हीरो मोटोकॉप का, हीरो मोटर्स वाले जो हैं इनका, और भारत पेट्रोलियम वाले जो हैं, इनका आपस में पैक्ट हुआ है। उस पैक्ट के तहत में ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे कि हम ये करेंगे, उसके लिए तुम ये करना, उसके लिए तुम अपनी जगह दे देना, हम उस पर सेटअप लगा देंगे, या जो भी कुछ हुआ है, मतलब दैट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है पता नहीं है, वो पब्लिक नहीं हुआ, बट हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल नाउ आर पार्टनर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो दे टुगेदर वर्क ऑन इट होपफुली, बिकॉज उनको गाड़ियाँ बनानी है और बेचनी है, और बीपीसीएल को अपने आप को बचाना है। कल को अगर पेट्रोल नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आती हैं, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, दे आर ऑल्सो बिग। सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर हीरो मोटोकॉर्प एज वेल एज बीपीसीएल। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर खरीद लेना, प्लीज बी कॉशियस। अभी ये सिर्फ पैक्ट हुआ है, ये भी लॉन्ग रन न्यूज़ जब आ जाती है मार्केट में, तो उसका मतलब उसका पहले से ही अंदर काम हो चुका है, और अब खरीदने वाले फंस जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट। ओके, मार्क्सन्स फार्मा कंपनी अनाउंसेस यूके एमएचआरए अप्रूवल। यूके की एक एजेंसी जो मेडिकल हेल्थ और एजेंसी है ना, उसने एक अप्रूवल दिया है फॉर बेल्स हेल्थ केयर ऑल इन वन ओरल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है मुंह को थ्रू माउथ लेने के लिए, ड्रिंकिंग सॉल्यूशन, नॉट इंजेक्शन या आदि इत्यादि के लिए। सो दैट्स व्हाट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मार्क्सन्स फार्मा। ऐसे ही पीछे कोरोना की, कोविड की, और पीछे मलेरिया की भी दवाइयाँ जिनसे अप्रूवल मिले थे, तो उन कंपनियों के तो मतलब बारे न्यारे हो गए थे। ऐसे ही मार्क्सन फार्मा को भी मिला है। हालांकि ये बहुत छोटा सॉल्यूशन है, क्या है पता नहीं अभी कैसे कितना लगेगा। ओरल सॉल्यूशन दिस इज व्हाट दे सेइंग है, बट इनको एक अप्रूवल मिला है फ्रॉम यूके की एजेंसी से, यूके की हेल्थ एजेंसी से। सो इनका बिजनेस वहाँ पे फैलेगा, बढ़िया होगा। इन लॉन्ग रन दे माइट इनोवेट द बेनिफिट फॉर दिस। स्ट्राइड्स फार्मा में भी, फार्मा में कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, वैसे मैं इसके बारे में बात करूँगा आज। मेरे पास बहुत अच्छे फैक्ट्स है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू कि कोविड में कुछ लोग, आपको पता है कि कोविड के अंदर, स्पेसिफिकली कोविड, जब सब लोगों के बुरे हाल थे, कमाइयाँ धंधा बंद हो रहा था, पीपल वर स्ट्रगलिंग टू इवन फाइंड द फूड, देयर बीन लॉट ऑफ पीपल, तो उस समय पे पूरी दुनिया में 40 40 न्यू बिलियनर्स, खरबपति लोग पैदा हुए हैं, जो पहले नहीं थे अब है। 40 नए बिलियनर्स इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, मैं बात कर रहा हूँ। तो वो डिटेल्स में शेयर करूँगा आगे में, यू विल हैव। सो दैट्स व्हाई वी टॉकिंग अबाउट स्ट्राइड फार्मा। स्ट्राइड फार्मा को को प्रमोटर जो हैं, उन्होंने अपने शेयर प्लेज करे हैं। प्लेज करने का मतलब कहीं गिरवी रखे हैं। आप इसको हिंदी में अगर आप समझे तो ये समझ लीजिएगा, प्लेज का मतलब एक टेक्निकल टर्म है, बहुत लंबा होता है। शॉर्टकट में आप हिंदी में समझे आम आदमी की भाषा में, तो उन्होंने अपने शेयरों को गिरवी रखा है, या शेयरों के बदले में किसी से पैसा उठाया है, इन 3 ट्रेंचेस फॉर अराउंड 7.76 लाख शेयर्स। 7 लाख, 7.76 लाख शेयर्स। सो दिस कैन बी गुड और बैड न्यूज़, वील हैव टू सी कि इन्होंने इस पैसे से क्या करेंगे। पुराना कर्जा फंसा हुआ उसके चक्कर में लिया है, या कोई नई डेवलपमेंट या सेटअप कर रहे हैं। सो डोंट डोंट इवन थिंक के बाय या सेल। बाकी फर्दर इकोनॉमी में जो हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस रिमेन स्टडी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए हैं। 0.2% का चल रहा था फर्क, जो मैंने देखा था 10:30 बजे तक, विच इज़ फाइन। अब नेक्स्ट इज दैट, आज से एक नई, नई नहीं, एक नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट दो ही हैं, बट जो निफ्टी है अपना, एनएससी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें आज से आयन एक्सचेंज भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर नज़र रखिएगा, देखिएगा, जब भी कोई नया आता है तो वो रिटेल को जरूर मारता है, या तो दूर रहिए। ऐसे ही फिन सर्विसेज आया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, उसने बहुत उछाला था शुरू में। अगर उसका इनिशियल चार्ट आप देखेंगे तो पहले 2 हफ्ते में उसने कम से कम नहीं तो 25-30% ऊपर, फिर 25% नीचे, ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन में जिन लोगों ने जो सोचा उसको मार दिया था। खरीदने का सोचा था जिन्होंने, वो भी अपने स्टॉप लॉस हिट करके लुट गए थे, बर्बाद हो गए थे, और जिन्होंने बेचा तो वो भी। तो ऐसे होता है। बट आयन एक्सचेंज इज व्हाट इज कमिंग इनटू एनएससी फॉर ट्रेडिंग, विल बी ओपन नाउ, आज से शुरू हो गया है। इंडिया मार्ट, अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। अच्छा, ऐसे ही आयन एक्सचेंज के साथ में पी फाइजर भी है, जो आज आज तो नहीं, बट इस मंथ के एंड से मूव आउट हो जाएगा, अभी थोड़े दिन में, फ्रॉम द मे सीरीज। अभी हम चल रहे हैं, यानी कि आज 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। तो अभी हम बैठे हैं फरवरी में, तो इसका मतलब मार्च अप्रैल में नेक्स्ट 3 महीने का है। उसके आगे से अब आज इस मंथ से नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब पी फाइजर का। सो बी केयरफुल, जब ऐसा कुछ होता है, कोई शेयर एफएनडो से निकलता है या जाता है, तो उसके तेवर बदल जाते हैं, उसकी मूवमेंट बदल जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, और जिन्होंने होल्ड कर रखा होता है वो या तो प्रॉफिट बुक करते हैं या और खरीदते हैं। So watch
this closely. In another 2 3 months, this can be a good share to trade. Okay, moving on to the next one, L&T Finance Holdings, Citigroup Global Markets Mauritius ने L&T Finance के शेयर्स को बेचा है कितने, 578,69,992 शेयर, मतलब 578,70,000 शेयर्स। एंड ये शेयर्स किसने खरीदे हैं, BNP परिवास आर्बिट्राज। अच्छा, इसमें मगर ये तो होता रहता है ना, बट इसमें चमत्कारी बात क्या है, व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर इज बिकॉज ये ओपन मार्केट के थ्रू बिके हैं। आइडली सिटी ग्लोबल और BNB परिवार में आपस में बैठ के मांडवाली हो जानी चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 71 रुपए का एक शेयर है और 578 लाख, 569 लाख बोलिए, 79 लाख बोलिए, 5,80,000 इंटू 70, कितने मोटे पैसे की बात कर रहे हैं। ये वाला जो डील होता है, ये आमतौर पर होटल के कमरों में या होटल के डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपस में डिस्कस करके एग्रीमेंट के साथ हो जाता है कि मैं इतना शेयर तुम्हें दूंगा, ऑफ द मार्केट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, बिका भी है और खरीदा भी गया है, कुछ तो है, देखते हैं कि क्या है, नजर रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट शेयर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन वी आर मूविंग टू अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। इसके भी डेल्टा कॉर्प ने 5,41,000 इक्विटी शेयर्स को जो है वो ओपन मार्केट के थ्रू बेचा है। एवरेज प्राइस 99 रुपये 40 पैसे थी। कुछ तो होगा, इतने मोटे शेयर कोई कंपनी बेचती है तो डेल्टा कॉर्प जैसी खासतौर पे कारण होता है। जबकि हम जो समझ रहे थे, अभी ऑल वर एक्सपेक्टिंग दैट होटल और रिजॉर्ट्स के जो शेयर्स हैं इन कमिंग टाइम्स विल ग्लूम ग्रूम करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। बट एनी विच वेज यहाँ पर डेल्टा कॉर्प बेच रहा है, तो होटल्स पे नजर रखिए, कुछ शायद ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, या डेल्टा कॉर्प की कोई जरूरत या मजबूरी भी हो सकती है, बट कीप एन आई, ओनली देन यू विल गेट टू नो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, हमारा जो FII का और DII का डेटा होता है, उन्होंने क्या करा है मार्केट में। FII, जैसे मैंने कल भी बताया था, परसों में बताया था, अभी तक लगातार सेल कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने 3,245 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। बट खुशी की बात है, कल भी और आज भी DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल फॉरेन वालों ने बेचा है, डोमेस्टिक वालों ने खरीदा है, और जितना उन्होंने बेचा है उससे कहीं ज्यादा खरीदा है। द गुड थिंग इज दैट, ठीक है, 4,108 करोड़ का उन्होंने खरीदा है DIIs ने, जो कि FIIs ने बेचा था 3,245 करोड़ का। अच्छा, अब इसमें चमत्कारी बात क्या है, how will you look at this data, I don't know, but the way I look at it is कि जितना FIIs ने बेचा उससे भी ज्यादा 1,000 करोड़, इनफैक्ट बहुत होता है, 1,000 करोड़ ज्यादा रुपए का उन्होंने माल खरीदा, फिर भी मार्केट ग्रीन में नहीं आ पाई। क्यों? बात ये सोचने की है, गौर फरमाइएगा, दिस इज हाउ यू रीड बिटवीन द लाइंस फ्रॉम द डेटा। मैं ऐसे ही देखता हूँ एंड दिस इज व्हाट हेल्प मी, सो लुक एट इट। क्या हुआ है कि 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा, आमतौर पे वरना वो 1,000 1,200 करोड़ का बेचते हैं और ये 1,300 1,400 करोड़ का खरीदते हैं, तो मार्केट 100 200 250 पॉइंट तो आराम से बढ़ जाती है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 100 150 200 पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन आज 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिया इन्होंने, उसके बाद भी मार्केट कहाँ बंद हुई है, क्यों नहीं उठ पाई, क्या कारण है, वेरी डिफिकल्ट टू से, समझने की बात है। मगर क्या हुआ है मालूम नहीं हमको, देखना पड़ेगा, लेट्स सी। अच्छा, बिटकॉइन, कई लोगों ने कहा था कि बिटकॉइन के बारे में बताया करो, तो देर भाई, frankly speaking, I stay away from cryptocurrency, especially after the announcement of मैडम सीतारमन, जिन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हम आइडेंटिफाई तो नहीं करेंगे एज अ करेंसी, हाउएवर उस पर वन ऑफ द वर्चुअल एसेट्स मानकर 30% का टैक्स लगेगा। 30%, मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आज आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं, अगर आपने 100 रुपये का खरीदा और समझिए कि 100 ही रुपये का वापस बेच दिया मान लीजिए, तो आपको पता है कि जैसे ही आप बेचेंगे और वो पैसा अपनी ऐप से अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें से 30 रुपये कट जाएंगे और वो 70 रुपये आपके बन जाएंगे।
ये हो गया नॉर्मल, अगर आपने बिना प्रॉफिट के बेचा। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का खरीदा और 120 रुपये का बेचा, तो कितने कटेंगे, 12×3 = 36, 36 रुपये, 36 रुपीज़ आपके एज अ टैक्स कट जाएंगे। तो आपकी जेब में कितना है, 120 में से 36 निकाल दीजिए, तो आपके पास आए 84 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 100 लगाए थे, 84 आपकी जेब में आए। और अब आगे क्या होगा, नाउ बिकॉज यू हैव मेड अ प्रॉफिट एंड दिस इज योर अर्निंग, आपको ये इनकम टैक्स में भी दिखाना पड़ेगा। समझे आप। अब इसके ऊपर आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स में जो भी आपका स्लैब है। तो आप समझिए कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, तो कम से कम इतने समय के लिए या इतने बड़े टारगेट के लिए खरीदें कि आपको कम से कम 40-45% का प्रॉफिट हो, तब आप जीरो लॉस में हैं। ठीक है, उसके ऊपर जब बढ़ेगा वो, तब आप प्रॉफिट में होंगे। तो चूज वाइजली, बी वाइज मैन, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मेरा इसमें कोई सी नहीं है, और मैं इससे दूर रहता हूँ। एक इकलौता पाई है, पीपल नो, मैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ किसी को चाहिए हो तो। उसको मैं माइन करता हूँ, उसमें कोई चवन्नी भी नहीं देनी होती है, वो ऐप है, डाउनलोड कीजिए और उसको माइन कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे का यूएसए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके इंजीनियर्स ने वो बनाए हैं और उसको वो डेवलप कर रहे हैं। बिटकॉइन जब आया था तो वो भी ऐसे ही आया था जैसे ये चल रहा है काम, माइनिंग होती रही, माइनिंग होती रही बहुत टाइम तक। सो एनी विच, खैर नॉट गोइंग ऑन टू द पाई, दैट्स ऑफ द लाइन टॉपिक। मैं उसका यहाँ लाइन लिंक डाल दूंगा, जिसको करना हो माइक, वो वहाँ से लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकता है एंड स्टार्ट माइनिंग। उसमें एवरी 24 आवर्स के बाद आपको सिर्फ सेशन को एक्टिवेट करना होता है, नथिंग एल्स, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, फ़ोन के अंदर डाउनलोड होगा एंड दैट्स इट। डू इट इफ़ यू लाइक इट, ओके। हाँ, 40 करोड़पति, इसके बारे में बात करें, बाद में करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी डेटा फर्स्ट, कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये मेरा अकाउंट ज़रोडा का, और ये मेरा एसबीजी का अकाउंट है, ये हाँ आईसीआईसी का बंद कर दिया है। अच्छा ओके, मैं हम सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो मूविंग ऑन टू दी बैंक निफ्टी के सिंपल चार्ट पे, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स। डेली चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का है। मैं इसके ऊपर बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ, बैंक निफ्टी लगा हुआ है यहाँ पे, ही लगा। ये स्पॉट है और ये फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स का चार्ट अगर आप देखें तो कुछ ऐसा, वहाँ पे मैं जो 2-3 दिन से बता रहा हूँ वही फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है और कहीं से कहीं तक पॉजिटिव नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, जब तक ये अब लेवल्स नोट कर लीजिए, 36,700 के ऊपर, 350 + 50, 700, हाँ 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डेली बेसिस पे, मतलब एक दिन की क्लोजिंग 37,000, सॉरी हाँ 37,700 के ऊपर होनी चाहिए, 37,700 के ऊपर इसको क्लोजिंग देनी होगी। अगर ये देगा तभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, मतलब ये गिरना बंद कर रहा है। और अगर इसके नीचे है तो अभी इसने गिरना भी बंद नहीं करा है। आज फिर इसने कोशिश करी थी, देखेंगे अगर आपकी कैंडल्स हैं, डेली कैंडल है, हर रोज की, ये जा रहा है इस लेवल पे और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे गिरा दिया जाता है, फिर जा रहा है ऊपर, अगले दिन नीचे गिरा दिया गया। आज गया, आज सिर्फ छू ही पाया है। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा था, वो 3200 के अगेंस्ट में उन्होंने 1,000 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग करी है, पर फिर भी ये ना हो पाया, क्यों कैसे पता नहीं। कौन है जो बेच रहा है, कोई तो है। कह रहे नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द स्मॉलर वन। डेली चार्ट में मैंने बता दिया अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि एक बड़ा अच्छा मूव आया था आज, जिसने दिखाया कि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, बोल जिस दिन चाहें उस दिन वो ऊपर ले जा सकते हैं, जो यहाँ दिख भी रहा है, लग भी रहा है। ठीक है, कि उनने अगर ताकत दिखाई तो कोई ऐसी ही बड़ी सी कैंडल दिखाएंगे और ले जाएंगे ऊपर, और उसके बाद बीएस अगर बेचना है तो वो धीरे धीरे करके आएंगे और ऐसे करके ले जाएंगे नीचे, फिर किसी दिन सीधा गैप डाउन देंगे और आपको यहाँ ले जाएंगे, जैसे कि आज हुआ। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, गैप डाउन होने पर ये बुल्स आते हैं और अटैक करते हैं और ऊपर ले जाते हैं। सो आज कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, देख लीजिए आप, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। आई एम श्योर यू ऑल नो, 37 दो सौ पे, सॉरी यार जुकाम हो रखा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस, बार बार नाक को ऊपर कर रहा हूँ उसके लिए। सो 37,200 पे मार्केट बंद हुई थी, और आज जो मार्केट खुली वो आपने देख ही लिया, यहाँ पे खुली कितने पे थी, ओपन हुई थी हमारी 37,430 पे, है ना, 37,430 पे, जो कि बंद हुई थी। क्या हुआ, जो 37,430 पे
अपनी बंद जो हुई थी वो क्लोज हुआ था 37,656 पे, और ओपनिंग कहाँ हुई? ओपनिंग हुई 36,935 पे। बट उसके बाद नीचे नहीं गिरने दिया। कल जैसे कि थोड़ा ऊपर खुल गई थी, मैं ज़्यादा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इन्होंने सीधा नीचे गिराना शुरू करा था, ऊपर ले गए थे। आज सीधा ही गैप डाउन हो गई, तो यहीं से सीधा इन्होंने उठा दिया, ऊपर ले गए। सो वेन एवर मार्केट इज बीइंग पुश्ड बाय बियर्स टुवर्ड्स डाउन साइड, जब भी बियर नीचे की तरफ धकेलते हैं, बुल्स आते हैं ऊपर ले जाते हैं। पर बुल्स भी जीतना नहीं चाह रहे और बियर्स भी नहीं जीतना चाह रहे। ऐसा लग रहा है जैसे ये मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, आपस में। पता ही है कि इसी घर में रहना है, न जाना है, नहाना, रिटेल है, वो खाते रहो। तेरा दिल करे तो नीचे ले जा, और हम ऑप्शन के पैसे वहाँ से कमा लेंगे। फिर तेरा दिल करे तो तू हट जा, मैं ऊपर ले जाऊंगा, मैं कमा लूंगा। दिस इज हाउ यूनिट इज गोइंग, एंड इट विल कंटिन्यू दिस वे प्रॉब्लम टिल 24th ऑफ फरवरी, या यूक्रेन रशिया का सेटलमेंट हो जाए। अभी भी मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा है। हालांकि जो ऑप्शन डेटा क्रिएट हुआ है उसके मुताबिक रेंज बन रही है 37,000 और 38,000 के बीच में। 37,500, 37,500 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे किस तरफ जाएगी मार्केट वहाँ पे तय करेगी, और वहाँ से वो 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे का मूव लेगी। और मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब जब ऐसा होता है, व्हेन मार्केट स्टेज इन अ रेंज फॉर अ लॉन्गर पीरियड वेयर देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट आल्सो। एक तो होता है कि भाई रोज खुली 50 पॉइंट 100 पॉइंट इधर उधर ही चलेगी, आजकल रोज 500 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे में खेलती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, दोनों तरफ में जाती है, और रिटेल को अच्छा मारती है। जब जब ये ऐसा होता है, देन इट इज आइदर अ कंसोलिडेशन और अ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ होता है जो स्मार्ट मनी पका रहा होता है। हालांकि इस वक्त यूक्रेन की वॉर की वजह से आज से कि शायद उनको भी नहीं पता कि क्या करना है, दैट्स व्हाई प्रॉब्ली दे आर प्लेइंग अराउंड कि चलो उतनी देर तक खेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम कमाओ, थोड़ा थोड़ा हम कमाएं। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग। अब बाकी चलते हैं आगे डे चार्ट पे, हाउ वी वांट ट्रेड। हमने जैसा कि डेली चार्ट देखा निफ्टी का, ये है, ये इसकी रेंज जो चल रही है, ये दूर दूर के हैं, हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं। और रेंज ये आपको दिख रही है, जो मैंने लाइनें, ये आज का चार्ट नहीं है, कल भी आपने यही चार्ट देखा था, यही से मैं शुरू करता हूँ। ये लाइनें मेरी पहले से खींची हुई हैं, आज मैं छोटा करके देख रहा था कि दूर तक क्या है। अगर आप देखें तो आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि हाँ ये वही चार्ट है जो कल देखा था, उसके अंदर सिर्फ आज की एक कैंडल ऐड हो गई है। और इसकी मूवमेंट अगर आप देखें तो मैंने ये रेंज बना रखी है, नीचे की तरफ ये और ऊपर की तरफ ये, जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ मैं मानूंगा कि ये जाएगा। जैसे कि यहाँ ये ऊपर गया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं सेकंड कैंडल का इंतजार करता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल का, वो नहीं आई, और वहीं से देख लीजिए इसने गिरा दिया है। दिस इज व्हाई आई ट्राई एंड वेट फॉर सेकंड कंफर्मेशन, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन। ऐसे ही यहाँ से गया है, ये भी इसको क्रॉस करके बंद कर दिया डेली कैंडल चार्ट पे, लेकिन अगले दिन फिर सीधा गैप डाउन करके नीचे आ गया है। सो दैट्स व्हाई सेकंड कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉच इट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। ये मेरे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ व्हाइल ट्रेडिंग, दिस प्रॉब्ली कैन हेल्प यू। देखिए, और ये देखिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, सीख सकें, बहुत बढ़िया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो सम टूल्स आउट है मेरे। मूविंग एवरेजेस क्या कह रही है? मूविंग एवरेजेस कह रही है कि ये अभी भी नेगेटिव है और ये फॉल करेगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। सो ऑप्शन चेंज डेटा, मूविंग एवरेजेस एंड मार्केट न्यूज, ऑल थ्री आर सेइंग दैट ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश। अभी भी मार्केट ऊपर उठने के मूड में नहीं है। क्योंकि हालांकि ये जो आज पुल दिखाया गया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये देख रहे हैं आप, बड़ी सी कैंडल, मतलब यहाँ पे गिराया, सीधा गैप डाउन पूरा का पूरा कवर करते हुए यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं। बीच में ये छोटे छोटे पोजीशन हुई है बियर्स की तरफ से, जो कहीं भी नहीं दिख रही है कि कंसिडर की जानी चाहिए थी। या तो ये मांड वाली थी सेटिंग थी कि भैया हाँ तुम ऐसा कर लेंगे फिर हम ऐसा कर लेंगे, या फिर इतनी ताकत थी इनमें कि यहाँ ले गए, और इतनी ताकत थी इनमें कि सीधा ही इन्होंने गैप डाउन करवा दिया। हुआ क्या है, हम अभी 2-4 दिन में शायद जान जाएंगे। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट बिगर मूव। मेरे हिसाब से बियर फिश मार्केट है, अभी भी ट्रेंड डाउन साइड है। निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दे दी है, और मैं अभी शॉर्ट स्प्रेड में बैठा हुआ हूँ वंस अगेन। आज फिर मैंने 17,400 की कॉल को बाय करा है मंथली पे, और 3 मार्च की 17,100 की कॉल को सेल करा है। जब बढ़ गई थी तो मैंने 17,100 की कॉल को सेल कर दिया था, जब गिर गई थी तो मैंने 17,400 की कॉल को बाय कर लिया था। और अब कल ये मुझे अभी फिलहाल मुझे 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रही है। कल जिस भी तरफ मार्केट जाए एक्सपायरी के बाद, वो नहीं तो परसों मुझे डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे देगी। दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग माई ट्रेड्स। आजकल मैं कोई भी ट्रेड ऐसा नेकेड ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बीच में छोटी मोटी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 50-100 पॉइंट की,
तो उसके लिए ऑप्शन खरीदता हूँ और खेलता हूँ. सो यू ऑल्सो डू दैट. आई होप दिस वॉज अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू. और कुछ अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन टू द कमेंट्स. और SMS मी और यू हैव माई नंबर. अच्छा, मैंने उसका पाई का लिंक डालने के लिए कहा है, दैट आई पुट इन दिस वीडियोज डिस्क्रिप्शन. प्लीज डू subscribe, use, download the app if you feel like. Otherwise you may ignore also, that's not a problem. Thank you so much. And good night for the day. No, good night. Before I say good night, let me move on to the important information which I got on the, just I was searching on the net, and I got an information which was striking. Just to understand the market, I do a lot of searching on net, different keynotes, keywords. So उसके तहत में मैंने आज कुछ ऐसा पाया जो मुझे लगा कि लेट मी शेयर इट विद यू. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. आपको मालूम है क्या, कोविड के दौरान जब सब लोग भूखे मर रहे थे, तो देयर आर 40 न्यू बिलियनर्स व्हिच हैज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड. 40 बिलियनर. और उन 40 में से 10% इंडिया के हैं, इंडियंस. वुड यू लाइक टू नो एज टू who those 4 Indians are? Okay, here it is. 40 new billionaires which appeared in COVID. Out of that, the richest, no, not the richest I'll say, but in those new 40 जो इंडिया के हैं 4, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिस्टर अरविंद लाल के पास है. अभी अरविंद लाल जी की जो नेटवर्थ है वो $1.5 बिलियन है ना. मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, बिलियन का मतलब होता है 100 लाख, आप समझ लीजिए. तो 1.5 बिलियन, और ये मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ. सो ये नेटवर्क है. कौन है ये है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब. कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर दैट यू ऑल नो. ये वो साहब की चेन ऑफ लैब्स चलती है यहाँ पे, पैथोलॉजी लैब्स, टेस्ट होता है, बहुत सारे ऑफिस हॉस्पिटल साथ में टाइप पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शॉर्टकट में चलेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो. मिस्टर प्रताप रेड्डी, नेटवर्थ 1.5 बिलियन, लगभग सेम जितनी उनकी है. क्या है ये, कौन है ये? इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप इन इंडिया. तो अपोलो हॉस्पिटल, नो नथिंग टू से, आप समझ रहे क्या हो रहा है, ठीक है ना. अगले कौन है? मिस्टर प्रेमचंद गोड़ा. ये कौन है? चेयरमैन ऑफ इपका लैब्स. अब इनके बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन के वो है. अच्छा, इनके बारे में कल आई विल शेयर इन्फॉर्मेशन एज टू किसने क्या किया, कैसे ये पैसा बना इनका, व्हाट ऑल डिड दे. मैंने वो भी आज खोजा, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. जैसे प्रेमचंद गुड़ा जी का, इनका इपका लैब, ये करता क्या है, ये शायद आपको नहीं पता होगा. वो अपोलो हॉस्पिटल और लाल पैथ लैब तो आपने सुना हुआ है, शायद इपका लैब के बारे में कम जानते होंगे लोग. तो लेट मी एक्सप्लेन. मिस्टर प्रेमचंद गुड़ा जो है, इनका आपको याद होगा पुराना सीन जो कोविड शुरू होने के बाद आया था, तो इकलौती एक रे ऑफ उम्मीद की, आशा की किरण जो दिखी थी बिफोर वैक्सीन बन पाए या बनने की उम्मीद भी कर पाए, वो ये थी कि मलेरिया की एक दवाई कोविड का इलाज कर सकती है शायद. आई होप यू रिमेंबर. ओके, नहीं याद है तो खोजेंगे, गूगल पर मिल जाएगा, देखिएगा. वहां पर मिस्टर प्रेमचंद गोड़ा को चमत्कारिक रूप से एक बैन के तहत वो बहुत सारी चीज़ें मना थी इनको, वो सब छूटी, इनको परमिशन मिली स्पेशल, और इन्होंने वो बनाकर खूब बांटी दुनिया भर में. और दैट्स हाउ ही गॉट हिज एडिशनल मनी एंड ही बिकम अ बिलियनर. तो वो मलेरिया वाली दवाई जो थी वो इतनी ज़्यादा डिमांड में थी कि सरकारें और देश मांग रहे थे, भर भर के दिए. हमारे यहाँ से भी सरकारों ने कमिटमेंट्स दिए, और वहाँ से मतलब एक सरकार मांग रही थी, दूसरी सरकार हमारे यहाँ से कंफर्म कर रही थी कि हम देंगे. और बनाने और सप्लाई करने वाले साहब जो थे वो प्रेमचंद साहब थे, इपका लैब्स के. सो दिस इज हाउ दे बिकम रिच. ऐसे ही मिस्टर एम सत्यनारायण रेड्डी है, जिनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन हो गई है. और ये कौन है? फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एनएसएल ग्रुप. और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा. तो आई ट्राई एंड पुट दी स्टोरी फर्दर. इनके पीछे इन्होंने क्या क्या किया जिससे ये अमीर बने, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने पढ़ा. बहुत छोटे में दूंगा, लंबा नहीं करूँगा. सो हियर आई वुड लाइक टू क्लोज दी वीडियो फॉर टुडे विद दी सेम नोट. आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला अगर आप देखना चाहें, FIS का, बिटकॉइन का, हाँ, मार्केट के नंबर्स. तो
आप देख लीजिए। सो हियर एम कैंडल साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, जब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, बाय बाय।